हेलो एवरीवन, आई एम यामिनी ठुकराल वेलकमिंग यू टू अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के अंदर हम लोग फर्स्ट अपना सब टॉपिक जो था वो कवर कर चुके थे, बायोडाइवर्सिटी। सो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारी होती है बायोडाइवर्सिटी। उसके अंदर क्या था, हमने बायोडाइवर्सिटी के अंदर देखा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी के, कैसे जो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। सो इस सब टॉपिक के अंदर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, हम लोग लास्ट सब टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि है हमारा बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है तो उसे कंजर्व करने के लिए कुछ कुछ मेजर्स जो है हम लोग भी ले सकते हैं, हम लोग भी इनिशिएट कर सकते हैं कि एटलीस्ट जो 1 पॉइंट स्पीशी पर ईयर हमारी एक्सटिंक्शन की एवरेज आ रही है उसे हम लोग जो है कम करके नॉर्मलाइज कर दे कि हाँ 500 साल के अंदर अगर 700 के अराउंड स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी है तो इट्स आवर ड्यूटी टू टेक द मेजर्स और उस स्पीशी एक्सटिंक्शन को हम लोग रोके। तो इस क्लास के अंदर हम लोग वही सारे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स जो है लेके आए हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। काफी सारे आर्ग्यूमेंट्स जो है वो फेस किए जाते हैं कि किस वजह से जो है बायोडाइवर्सिटी तबाह हुई है, उसका लॉस हुआ है, या XYZ जो भी रीजंस है। तो 3 मेन कैटेगरीज के अंदर हम लोग उन आर्ग्यूमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं। सबसे पहला है नैरोली यूटिलिटेरियन, सेकंड ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल। इन 3 रीजंस, इन 3 कैटेगरीज के अंदर हमें पता चलेगा कि कौन सा रीजन सबसे ज्यादा जो है सही था, कि कौन से रीजन की वजह से जो है हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले स्टेप की तरफ मूव करना पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग विद द नैरोली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट्स, उसमें क्या होता है, फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी दे आर ऑब्वियस। उन्होंने बोला कि जो ह्यूमंस है दे डिराइव्ड काउंटलेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द नेचर फूड। नेचर फूड से बहुत ज्यादा जो है ह्यूमंस जो है डिराइव करते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फायरवुड हो गया, फाइबर हो गया, जो भी कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं वो हो गए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि टैनिन्स, लुब्रिकेंट्स, डाइज, रेजन्स, ये सारे के सारे जो है हम लोग बायोडाइवर्सिटी से ही डिराइव करते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ह्यूमंस ओवर एक्सप्लॉइट दी बायोडाइवर्सिटी, वो ओवर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं बायोडाइवर्सिटी की बाय यूजिंग दीज बेनिफिट्स ओवरली जब उसे वो यूज कर लेंगे तो वो क्या होगा, ओवर एक्सप्लॉइटेशन होगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ द फूड, फायरवुड, फाइबर, कंस्ट्रक्शन मेथड, लुब्रिकेशन प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स ऑफ मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है, इवन वो तक हमारे जो है प्लांट से डिराइव्ड है। कुछ प्लांट से है, कुछ एनिमल से है। एंटायरली ना तो प्लांट से होंगे ना ही एनिमल से होंगे, दोनों ही चीजों पे जो है डिपेंड होके ह्यूमंस चल रहे हैं। So more than 25% of the drugs currently sold in the market worldwide, they are derived from the plants, and 25,000 of species of plants they contribute to the traditional medicine, जिसको हम लोग आयुर्वेदा बोलते हैं। So 25,000 species of plants जो है इसमें engaged है, ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में engaged है, आयुर्वेदा में engaged है, which is used by the native people around the world। वो जो है आसपास वाले वर्ल्ड में जितने भी पीपल है उनको यूज करती है। आयुर्वेदा जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ही ज़्यादा लोगों की डिमांड में है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो प्लांट बेस्ड ड्रग्स है वो आजकल ज़्यादा डिमांड में है रादर देन दी एनिमल बेस्ड ड्रग्स? येस, इट इज़ ट्रू। With increases resources put into bioprospecting, exploring molecular, genetic and species level diversity for the product of economic importance. Bioprospecting का मतलब क्या है? It is the exploring of the molecular, genetic and species level diversity which is important for the economic benefit of the nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits। तो जितने ज़्यादा हमारे जो है रिसोर्सेज हम लोग पुट कर रहे हैं इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, मतलब उनके अंदर से हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जो है खोज के निकाल रहे हैं कि कौन सी जो है इंपॉर्टेंस है, कौन सी किस चीज़ की इंपॉर्टेंस है, सारे ही रिसोर्सेज को अपने काम में ला रहे हैं। नेशंस ने जो है इस रिच बायोडाइवर्सिटी के आगे एंडो किया है कि बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स जो है ये प्रोवाइड करती है। सो एवरीवन मस्ट हैव अग्रीड कि बायोडाइवर्सिटी से अच्छा कोई और सोर्स नहीं हो सकता इन सब चीज़ों का जो कि हमारे लिए इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस रखती है ना। हमने क्या, ये पूरी नेशंस ने ही जो है इसे एक्सेप्ट किया है। सो द ब्रॉडली यूटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट
ये हमारा नैरोली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट हो गया। ब्रॉडली अगर हम अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट की बात करें, सो उसने बोला है कि बायोडाइवर्सिटी इट प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज। जो बायोडाइवर्सिटी है वो मेजर रोल प्ले करती है इन द इकोसिस्टम सर्विसेज। द फास्ट ड्विंडलिंग Amazon forest, it is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the earth atmosphere। तो क्या हम ब्रॉडली अटिलिटेरियन, अगर हम लोग ब्रॉडली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट के साथ जाते हैं तो उन्होंने बोला कि बायोडाइवर्सिटी का इकोसिस्टम फंक्शनिंग के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले है, कि अगर Amazon रेन फॉरेस्ट 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन ऑन द अर्थ बना रही है तो उसके अंदर ये किसका कमाल है? बायोडाइवर्सिटी का कमाल है। Amazon रेन फॉरेस्ट के अंदर क्या है? प्लांट्स है, एनिमल्स है। तो इन्हीं की बायोडाइवर्सिटी तो अल्टीमेटली क्या बना रहा है? 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन इन दी अर्थ्स एटमॉस्फेयर, यही बना रहा है। Pollination is another service ecosystem provide through pollinators layer, bees, bumblebees, birds and bats। Pollination इसका दूसरा एग्जाम्पल है, जिसके बिना जो है plants they cannot give fruits or seeds। पॉलिनेशन के बिना प्लांट्स प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते फ्रूट्स और सीड्स को, है ना, ये ट्रू है। तो ये भी जो है एक अनदर सर्विस है जो कि इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रही है पॉलिनेटर्स की लेयर, जैसे कि है हमारी बीज हो गए, बम्बल बीज हो गए, बर्ड्स हो गए, बैट्स हो गए। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इकोसिस्टम को। सो पॉलिनेशन भी एक बड़ा है, जैसे फोटोसिंथेसिस तो है ही सही, अगर वो ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ल्ड के अंदर सप्लाई कर रहा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, तो दूसरी इंपॉर्टेंस हमारी पॉलिनेशन की भी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पॉलिनेशन के बिना हमारे फ्रूट्स और सीड्स नहीं बनेंगे। So there are other intangible benefits that we derived from the nature, the aesthetic pleasure of walking through the thick woods, watching the spring flowers in full bloom or waking up to a bulbul songs in the morning। So इसके अलावा में और भी जो है intangible benefits हमें nature provide करती है। जैसे कि आप सोचो कि आप पूरी एक वुडी फॉरेस्ट के अंदर वॉक कर रहे हो, है ना, सुबह आप किसकी आवाज से उठ रहे हो? बुलबुल की आवाज से उठ रहे हो, स्प्रिंग फ्लावर्स को ब्लॉसम करते हुए देख रहे हो। तो ये नेचर का एस्थेटिक रूप है, ये नेचर का एस्थेटिक रूप है, दैट इट इज अ प्लेजर, इट प्रोवाइड्स अ प्लेजर टू द ह्यूमन बींग्स। ये प्लेजर प्रोवाइड करती है टू दी ह्यूमंस, ये प्लेजर प्रोवाइड करती है टू दी ह्यूमंस। Last comes the ethical argument. So ethical argument for conserving biodiversity, it details what we owe to millions of plant, animal and microbe species with whom we share this planet। तो ethical argument के अंदर ये बोला गया कि कंजर्विंग करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो है वो रिलेट करती है कि जो चीज़ें हम जो है ओ करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, या जितने भी माइक्रोब्स हम लोगों के साथ एसोसिएटेड है उनको, कि उन्होंने एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें जो है सपोर्ट किया है, उन्होंने एन नंबर ऑफ टाइम्स हमें सपोर्ट किया है, और हम लोग जो है शेयरिंग कर रहे हैं प्लानट की इकट्ठे, हम लोग इकट्ठे जो है प्लानट की शेयरिंग कर रहे हैं। सो फिलोसफिकली और स्पिरिचुअली वी नीड टू रियलाइज दैट एवरी स्पीशीज हैज एन इंट्रिंसिक वैल्यू, even if it may not be of current or any economic value to us। So we have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generation। तो ethical argument के अंदर ये बोला गया है कि अगर हमने resources को पूरी तरह से utilize किया है तो हम चाहते हैं कि हमारी future generation भी उन resources को अच्छे से यूटिलाइज करें। तो ये हमारा, आप कह सकते हो, एक ड्यूटी बनती है, एक मॉरल ड्यूटी बनती है, दैट इफ वी आर यूजिंग दीज रिसोर्सेज, आवर फ्यूचर जनरेशंस दे आल्सो नीड टू हैव दीज द प्लेजर ऑफ दीज रिसोर्सेज। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमिक वैल्यू। इट इज आवर मॉरल ड्यूटी दैट वी पास ऑन दीज रिसोर्सेज फ्रॉम द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। So the conservation and protection of the whole ecosystem, biodiversity at all levels, saving the entire forest to save the tiger। So this approach is called in situ, which is on site conservation। अब conservation हमारी दो तरीके की होती है, in situ and ex situ। तो जब हम in situ की बात करते हैं तो conservation and protection of the whole ecosystem, जब हम पूरे ecosystem की conservation and protection कर रहे हैं at all the levels, तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने पूरा entire forest जो है वो सेव किया फॉर द सेविंग ऑफ द टाइगर, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन सेतु कंजर्वेशन। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इन सेतु कंजर्वेशन। हाउएवर
when there are situations where an animal plant it is endangered or threatened and needs urgent measures to save it from extinction, ex situ which is off site conservation it is preferred। कि जब हमें जो है, जब सिचुएशन आती है, जब एक endangered plant या फिर threatened plant जो है और उसे urgent basis पे जो है सेव करना होता है from the extinction, तो हम उसे क्या बोलते हैं, ex situ conservation बोलते हैं। मतलब उसकी साइट्स की जगह पे हम लोग जो है उसे लेबोरेटरी या फिर कुछ रिजर्व्स के अंदर प्रिजर्व करते हैं। तो इन सेतु और एक्स सेतु कंजर्वेशन, आई होप आप लोगों को इनके मीनिंग्स क्लियर हो गए हैं। स्टार्टिंग विद द इन सितु कंजर्वेशन, इन सितु कंजर्वेशन क्या होता है, द मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट रीजन विद वेरी हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिच एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, स्पीशीज फाउंड इन दैट रीजन एंड नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। हम लोग क्या करेंगे, इन सितु कंजर्वेशन के अंदर हम पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है उसे कंजर्व कर रहे हैं, है ना, इकोसिस्टम इज कंजर्व्ड, है ना, यही होगा ना। तो इसमें क्या होगा, conservationists they have identified which is the maximum protection of the biodiversity hotspot। वो regions क्या होते हैं जिनके अंदर high levels of species richness होती है। biodiversity hotspots की जब हम बात करें, जैसे कि इसका नाम बताता है, various living जो diversity है उसका hotspot, मतलब वहाँ पे बहुत सारी diversity मौजूद है, high degree of endemism है और species जो है उस region में वो वही मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। तो पूरा का पूरा ecosystem हमने सेव कर लिया है किसमें, इस इन सेतु कंजर्वेशन में। तो इसका एक टाइप हो गया हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। क्या हो गया इसका टाइप, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसमें क्या होगा, उस हॉटस्पॉट को हम पूरा कंजर्व कर लेंगे जिसके अंदर वो स्पीशीज मिल रही है और उसे ही जो है हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। So initially 25 biodiversity hotspots they were identified और उसके बाद में 9 more they have been added। So 25 plus 9 biodiversity hotspot, bringing the total number of the biodiversity hotspots in the world to 34। टोटल हमारे कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, 34। एंड दीज हॉटस्पॉट्स दे आर ऑल्सो द रीजन्स ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। यही जो रीजन्स है, यही जो हॉटस्पॉट्स है, ये क्या करवाते हैं, हमारे एक्टिवेटेड हैबिटेट लॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, एक्टिवेटेड हैबिटेट लॉस करवाते हैं। इन्हीं जगह पे सबसे ज्यादा जो है हमें हैबिटेट लॉस देखने को मिलता है। सो 3 ऑफ दीज हॉटस्पॉट्स विच आर दी वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय, दे कवर आवर कंट्री एक्सेप्शनली इन हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। कौन से हमारे कंट्री के अंदर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, जो कि मेन हॉटस्पॉट्स है वो है वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय। ये 4 जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये क्या करते हैं, एक्सट्रीमली हाई बायोडाइवर्सिटी को अपने यहाँ पे हाउस करते हैं, अपने यहाँ पे हाउस करते हैं। एंड दे आर एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। इन जगहों पे बहुत ही ज्यादा जो है बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। In India, ecologically unique and biodiversity rich regions they are legally protected as biosphere reserves, national parks and sanctuaries। जब हम इंडिया की बात करें तो इकोलॉजिकली जो यूनिक बायोडाइवर्सिटी है उनको कहाँ पे कंजर्व किया जाता है, इन द बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सैंचुरीज। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सैंचुरीज। सो इंडिया नाउ हैज 14 biosphere reserves, 90 national parks, 448 wildlife sanctuaries। तो क्या है इसके स्टैट्स, क्या है कि 14 जो है हमारे बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। सो इंडिया इट ऑल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशंस दैट एम्फसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ द नेचर। हमारे ट्रेडिशनल और रिलीजियस और कल्चरल एस्पेक्ट से अगर हम लोग देखें तो हमें हमेशा अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना है। In many cultures, the tracts of the forest were set aside and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groves they are found in Khasi and Jaintia hills in Meghalaya, Aravalli hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of the Madhya Pradesh। काफी जगह पे क्या हुआ था, काफी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर जो फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स थे उनको हटा दिया गया था और जो ट्रीज और जो वाइल्ड लाइफ थी उनको वेनरेट करके एक्सट्रीमली जो है टोटल प्रोटेक्शन के अंदर रखा गया था। तो इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सेक्रेड ग्रूव्स।
सेक्रेड ग्रूव्स क्या होती है, जब जो ट्रैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट है दे आर सेट असाइड, और जो ट्रीज और वाइल्ड लाइफ है उनको एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रखा जाता है। और ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं, वो देखने को मिलते हैं हमारे खासी में, जयंतिया हिल्स में, अरावली में, वेस्टर्न घाट में, बस्तार, चंडा और सरगुजा रीजन्स के अंदर। ठीक है, सो मेघालय के अंदर ये सैक्रेड ग्रूव्स जो है लास्ट रेफ्यूजीज है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटन्ड प्लांट्स। जब हम मेघालय की तरफ जाते हैं तो ये जो सेक्रेड ग्रूव्स है ये लास्ट रेजीज है जिसके अंदर रेयर और थ्रेटन्ड जो स्पीशीज है प्लांट्स की वो रखी जाती है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, ये एक्सट्रीमली प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स सेतु कंजर्वेशन, जो कि हमारा ऑफ साइट कंजर्वेशन होता है। तो इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, उनको नेचुरल हैबिटेट से ले जाके उनको प्लेस किया जाता है इन स्पेशल सेटिंग वेयर दे कैन बी प्रोटेक्टेड एंड गिवन स्पेशल केयर। तो इस मेथड के अंदर क्या किया जाता है, जो भी थ्रेटेंड एनिमल्स होते हैं उनको जो है नेचुरल हैबिटेट से दूर एक स्पेशल सेटिंग के अंदर लेके जाया जाता है, जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है, जहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दी जाती है। जैसे कि हमारे जूलॉजिकल पार्क्स हो गए, बोटानिकल गार्डन्स हो गए, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हो गए, ये सारे के सारे हमारे एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर आते हैं। आजकल तो जो गैमेट्स है, जो कि थ्रेटन स्पीशीज के गैमेट्स है, उनको भी प्रिजर्व किया जाता है इन द फर्टाइल एंड वायबल कंडीशंस फॉर लॉन्ग पीरियड्स, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। कि जो थ्रेटन स्पीशीज है उनकी गैमेट्स को वायबल और फर्टाइल फॉर्म के अंदर जो सेव करते हैं उसे बोलते हैं हम क्रायो प्रिजर्वेशन। जैसे कि एग्स दे कैन बी फर्टिलाइज इन विट्रो एंड प्लांट्स कैन बी प्रोपोगेटेड यूजिंग द टिश्यू कल्चर टेक्निक। जो एग्स है उनको इन विट्रो फर्टिलाइज कराएंगे और प्लांट्स को ग्रो कर देंगे बाय यूजिंग द टिश्यू कल्चर मेथड्स। सो बायोडाइवर्सिटी इट हैज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, और इसका कंजर्वेशन जो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ ऑल द नेशंस, है ना। बायोडाइवर्सिटी जो है इसकी कोई पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, और इसका जो कंजर्वेशन होता है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। सो द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, द अर्थ समिट हेल्ड इन द रियो डी जेनेरियो 1992 कॉल्ड अपॉन ऑल द नेशंस टू टेक appropriate measures for conservation of the biodiversity and sustainable utilization of its बेनिफिट्स। जब हम सस्टेनेबल वर्ड यूज करते हैं इसका मतलब होता है अभी ये वाली जनरेशन भी यूज करे और आगे आने वाली सारी जनरेशन जो है उस चीज को यूज कर पाए, हमने वैसे रख के चीजों को यूज करना है। सो हिस्टोरिक कन्वेंशन जो हमारा हुआ था, जिसको हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या फिर अर्थ समिट बोलते हैं, रियो डी जेनेरियो में 1992 के अंदर, उसके अंदर सारी नेशंस को जो है बुलाया गया था और बोला गया था कि हमें जो है अप्रोप्रिएट मेजर्स लेने हैं फॉर द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स, ताकि आगे की जो जनरेशंस है वो भी हमारी तरह इसी बायोडाइवर्सिटी को चूज कर पाए और इसी बायोडाइवर्सिटी के साथ आगे चल पाए। फॉलो अप जब इसका हुआ था वो था वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 2002, जो कि जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर हुआ था। इसके अंदर 190 कंट्रीज दे प्लेज देयर कमिटमेंट टू अचीव बाय 2010 अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो 190 कंट्रीज ने जो है प्लेज लिया था और बोला था कि जो है सिग्निफिकेंट रिडक्शन होगा ऑफ द बायोडाइवर्सिटी लॉस एट द ग्लोबल, रीजनल एंड द लोकल लेवल्स। तो ये क्या था, ये एक फॉलो अप था टू द अर्थ समिट, जो कि था हमारा वर्ल्ड समिट और हुआ था ये जोहान्सबर्ग में इन 2002। तो बच्चों देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से एसोसिएटेड आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला हमारा आता है नैरोली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट, जो कि ये बताता है कि ह्यूमंस जो है n नंबर ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स डिराइव करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेकेंड हमारा आया ब्रॉडली अटिलिटेरियन आर्ग्यूमेंट की जो इकोसिस्टम के अंदर चीजें हो रही हैं वो भी बायोडाइवर्सिटी ही रेगुलेट करती है, ठीक है। और लास्ट हमारा आया एथिकल आर्ग्यूमेंट, जो कि ये बोलता है कि इट इज अ कल्चर, इट इज अ ट्रेडिशन टू प्रोटेक्ट आवर नेचर, है ना। स्पिरिचुअली हमें जो है उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में हमारा आया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन दो तरीके से होती है, इन सितु एंड एक्स सितु। जब हम जो बायोडाइवर्सिटी है उसको उसके इकोसिस्टम के साथ प्रोटेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं इन सितु, और जब हम उसे ऑफ साइट प्रोटेक्ट करते हैं इन अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट उसे हम बोलते हैं एक्स सितु कंजर्वेशन।
सो इन सेतु से जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें हम लोग जो प्रोटेक्शन करते हैं वो करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की, जिसके अंदर एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी रिचनेस होती है। और आज तक कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हुए हैं? 34, जिसके अंदर से इंडिया के अंदर कौन कौन से हैं? वेस्टर्न घाट्स हो गया, श्रीलंका, इंडो बर्मा और हिमालय के जो है मेजर हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, उसके अंदर आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सैंचुरीज। ठीक है, सो इंडिया के अंदर कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है? 14, 90 नेशनल पार्क्स और 448 वाइल्ड लाइफ सैंचुरीज है। उसके बाद में जब हम देखते हैं, हम आते हैं एक्स सेतु कंजर्वेशन के अंदर, जिसके अंदर जो थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स है उनको उनके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क्स, बोटैनिकल गार्डन्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क्स। आजकल क्रायो प्रिजर्वेशन की टेक्निक भी चल रही है, जिसके अंदर जो थ्रेटेंड प्लांट्स है और एनिमल्स है उनके गैमेट्स को स्टोर किया जाता है, उनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है और टिश्यू कल्चर की टेक्निक के थ्रू उन प्लांट्स को ग्रो करा जाता है। फिर हमारे 2 समिट हुए थे। सबसे पहला अर्थ समिट हुआ था इन रियो डी जेनेरियो इन द ईयर 1992, जिसके अंदर ये बोला गया था कि बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन करनी है और सस्टेन्ड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट्स। नेक्स्ट उसके फॉलोअप में हुआ हमारा वर्ल्ड समिट, जो कि 2002 जोहान्सबर्ग के अंदर हुआ और उसमें 190 कंट्रीज ने प्लेज ली कि जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसका जो लॉस है वो सिग्निफिकेंट रिड्यूस करेंगे और रीजनल, ग्लोबल और लोकल लेवल्स पे करेंगे। सो MCQ से स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट MCQ इज वन ऑफ द एक्स सेतु कंजर्वेशन मेथड फॉर द एंडेंजर्ड स्पीशीज इज। एक्स सेतु कंजर्वेशन हमारी कौन कौन सी थी? ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बी बायोस्फीयर रिजर्व, सी क्रायो प्रिजर्वेशन या फिर डी नेशनल पार्क्स। इनमें से एंडेंजर्ड स्पीशीज को करने के लिए एक्स सेतु कंजर्वेशन कौन सी है? A, B, C, D। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा, क्या था हमारा? जब हम एक्स सेतु कंजर्वेशन की बात करते हैं, है ना, जब हम एक्स सेतु कंजर्वेशन की बात करते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क हमारे आए थे किसमें? इन सेतु के अंदर। और जो क्रायो प्रिजर्वेशन था वो हमारा किसके अंदर आया? एक्स सेतु में। तो ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर हम इसके नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के इसको प्रिजर्व कर रहे हैं अंडर द लेबोरेटरी, ताकि क्योंकि ये थ्रेटेंड स्पीशीज है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया, ए गिर, बी काजीरंगा, सी जिम कॉर्बेट या फिर डी नन ऑफ दीज। कौन सा जो है इनमें से फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप हुआ था? गिर, काजीरंगा, जिम कॉर्बेट या फिर नन ऑफ दीज। ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बहुत ब्यूटीफुल पार्क है। आई थिंक सबने विजिट किया हुआ होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जब हम लोग नैनीताल जाते हैं तब हम लोग यहाँ का भी साथ में ही प्रोग्राम बनाते हैं घूमने का, है ना। ऑप्शन सी जिम कॉर्बेट वाज द फर्स्ट नेशनल पार्क डेवलप्ड इन इंडिया। Next, genetic biodiversity in agricultural crops. It is threatened by A, introduction of high yielding varieties, B, intensive use of fertilizers, C, extensive इंटरक्रॉपिंग या फिर डी इंटेंसिव यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। जो जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर क्रॉप्स में, इनमें से किसकी वजह से जो है वो थ्रेटेंड है? किसकी वजह से जो है जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी एग्रीकल्चर क्रॉप्स के अंदर थ्रेटेंड है? किसकी वजह से थ्रेटेंड है? ऑप्शन ए, इंट्रोडक्शन ऑफ दी हाई यील्डिंग वैरायटीज। जब वो आ जाएंगी तो पुरानी जो बायोडाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे करके एलिमिनेट हो जाएगी, क्योंकि हाई यील्डिंग वैरायटीज ह्यूमन पॉपुलेशन को सेटिस्फाई करेगी। Next question, which group of vertebrates they comprise the highest number of endangered species? A fishes, B reptiles, C birds या फिर D mammals। हमने पाई चार्ट देखा था, मैंने कहा था पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो वर्टिब्रेट्स का पाई चार्ट अगर हम लोग रिमेंबर करें तो सबसे ज्यादा वर्टिब्रेट स्पीशीज कौन सी थी? A फिशेस, B reptiles, C birds या फिर D mammals। A, B, C, D किस में सबसे ज्यादा आई थी स्पीशीज? ऑप्शन डी, मैमल्स। एंडेंजर्ड स्पीशीज की जब हम बात करें तो वो मैमल्स में थी, और सबसे ज्यादा हाईली फ्लरिशिंग कौन थी? फिशेस थी। हाईली फ्लरिशिंग कौन थी? फिशेस थी। So the last question is, more than 70% of all the recorded biotic components they are animals, plants, human beings या फिर none of these। 70% से ज्यादा जो है recorded biotic components है वो किससे comprise करते हैं? A animals, B plants, C human beings या फिर D none of these। ऑप्शन ए एनिमल्स। आर्थ्रोपोड्स भी हमारे एनिमल्स में आते हैं, इसलिए 70% से ज्यादा जो रिकॉर्डेड बायोटिक कंपोनेंट्स है वो एनिमल्स ही हैं।
सो बच्चों, आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। आज हमने किया बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करके इस चैप्टर को कर लेंगे तैयार। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।